बुलेटिन की शुरुआत करेंगे चुनावी दंगल की खबरों के साथ। तो जम्मू कश्मीर में वोटों की गिनती से पहले सत्ता की दावेदारी तेज हो गई है। पीडीपी ने चुनाव नतीजे आने के बाद कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन के साथ जाने के संकेत दिए हैं। श्रीनगर के लाल चौक विधानसभा सीट से पीडीपी के उम्मीदवार जुहेब यूसुफ मीर ने संकेत दिए हैं कि उनकी पार्टी बीजेपी को सत्ता से बाहर रखने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस गठबंधन में शामिल हो सकती है। ये जो एग्जिट पोल है वो हमारे हिसाब से एक उतनी सीरियस एक्टिविटी नहीं होती है, ये एक टाइम पास एक्टिविटी है। लेकिन हाउएवर जो असली जो रिजल्ट है वो 8th को ही निकलेगा। लेकिन पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी 100% कॉन्फिडेंट है कि जो भी सेक्युलर गवर्नमेंट बनेगी, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी उसका एक अहम हिस्सा होगी, इंडिस्पेंसिबल पार्ट होगी। तो कोई भी सेक्युलर गवर्नमेंट बनाने के लिए पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका होगी उसमें। तो इस बीच बारामूला से सांसद इंजीनियर राशिद का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने इंडिया गठबंधन से अपील की है कि जम्मू कश्मीर को जब तक पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिल जाता तब तक नई सरकार का गठन नहीं किया जाए। सभी पार्टियों का एक पॉइंट एजेंडा होना चाहिए और अगर ऐसा हुआ तो हम भी उनके साथ जाएंगे। अगर मेजॉरिटी भी मिलेगी, चाहे किसी अकेली पार्टी को मिले, अलायंस को मिले, या इंडिपेंडेंस का सपोर्ट चाहिए या किसी और का सपोर्ट चाहिए, तो अच्छा रहेगा कि अगर ये सारी पार्टियां एक पॉइंट पर फोकस करके यूनियन गवर्नमेंट पर ये कहते हैं कि आप स्टेटहुड वापस दे दीजिए, इलेक्शन हो गया। अगर उमर साहब खुद कहते थे कि म्यूनिसिपैलिटी से ज़्यादा पावर इस सरकार के पास नहीं रहेगा, तो थोड़ा सा मिल के यूनियन सरकार से कहते हैं कि कम से कम स्टेट पहले दें, थोड़ा सा विकार बहाल हो। और अगर इसमें उन्हें एआईपी का भी ताउन चाहिए, हम बाकी चीज़ों को छोड़कर इस एक पॉइंट पर उनके साथ कोऑपरेट करने को तैयार हैं। कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के समर्थन वाले बयान पर फारूक अब्दुल्ला ने स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि अच्छा है। साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया कि जम्मू कश्मीर में एनसी कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। अगर हमें ज़रूरत भी नहीं पड़ी हम तब भी लेंगे, क्योंकि अगर हम लोगों ने चलना है, इकट्ठे चलना है। इस रियासत को बचाने के लिए हमने सब ने कोशिश करनी है। ये बड़ी मुश्किल में है ये रियासत, और काम बड़े सख्त हैं। यहाँ के बच्चों का हाल देखिए, पढ़े लिखे, सबसे बड़ी बड़ी तालीम है, दर बदर, महंगाई आसमान पे है। ड्रग मैनेस जो आज देखते हैं आप, उनकी हालत देखिए। सारे ठेके बाहर वालों के, आप रेत का एक चम्मच नहीं निकाल सकते हैं। महबूबा मुफ्ती का सपोर्ट सुनने में आया है कि उन्होंने कुछ ऑफर की है। मैं उनका शुक्रिया करता हूं, दिल से शुक्रिया करता हूं कि हम लोग इकट्ठे रियासत को बनाने की कोशिश करेंगे। आपसे बात होगी महबूबा मुफ्ती? नहीं, मेरी कुछ बात नहीं, मैंने सिर्फ अखबार में पढ़ा है ये जो आप सवाल कर रहे हैं। इस बीच कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने दावा किया है कि जम्मू कश्मीर में एक मजबूत सरकार बनेगी, घाटी के लोगों को उनकी मनचाही सरकार मिलेगी और कांग्रेस पूर्ण राज्य के दर्जे की लड़ाई जारी रखेगी। कि हमें इस बात का भरोसा जम्मू कश्मीर के बाशिंदों को होना ज़रूरी है कि अब बड़े इंतज़ार के बाद उनको उनकी मनचाही सरकार मिलने जा रही है। मजबूत सरकार होगी, अपने वादे पूरे करेगी और उनकी पूर्ण राज्य के दर्जे की लड़ाई को लड़ेगी। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं कि अब तक जो तमाम एग्जिट पोल आए हैं उनके नंबर्स क्या कह रहे हैं। तो एग्जिट पोल में जम्मू कश्मीर में किसी को पूर्ण बहुमत मिलता नहीं दिख रहा है। जम्मू कश्मीर में त्रिशंकु विधानसभा बनने के आसार बन रहे हैं। एक्सेस माई इंडिया के एग्जिट पोल में कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन को 35 से 45 सीटें, जबकि बीजेपी को 24 से 34 सीटें मिली है। वहीं दैनिक भास्कर के एग्जिट पोल की बात करें तो इसमें कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन को 35 से 40 सीटें मिल रही है। इंडिया टुडे सी वोटर एग्जिट पोल
पोल के मुताबिक कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन को 40 से 48 सीटें मिल रही है, जबकि बीजेपी 27 से 32 सीटें ला सकती है। वहीं पीपुल्स पल्स के एग्जिट पोल के मुताबिक कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन को 46 से 50 सीटें मिल रही है, जबकि बीजेपी को 23 से 27 सीटें मिल रही हैं। एग्जिट पोल में पीडीपी 4 से 12 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है, यानी किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिलने पर पीडीपी किंग मेकर साबित हो सकती है। तो जम्मू कश्मीर पर अब तक जिस तरह के एग्जिट पोल के नतीजे सामने आए हैं, उस पर ज्यादा डिटेल्स के साथ अब हमारे साथ जुड़ रही हैं पल्लवी घोष। तो पल्लवी जी, आपसे जानना चाहेंगे जम्मू कश्मीर में क्या राजनीतिक समीकरण बन रहे हैं, खासतौर पर जो एग्जिट पोल के नंबर्स आए हैं उसके नतीजों से पहले कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा का भी बयान सामने आया है। दीपेंद्र हुड्डा ने दावा किया है कि हरियाणा में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। हरियाणा के नए सीएम पर दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि किसको क्या जिम्मेदारी मिलेगी, इसके लिए कांग्रेस अपनी एक प्रक्रिया है। कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व चुने हुए विधायकों के साथ बात करके फैसला लेता है। किसको क्या जिम्मेदारी मिले, अगली कौन सी सरकार बने, कांग्रेस पार्टी की तो अपनी एक प्रणाली रही है, अपनी एक पद्धति रही है। पिछले दशकों से बड़ी सरल सी हमारी एक प्रक्रिया रही है, उस प्रक्रिया का पालन करते हुए कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व अंतिम फैसला लेता है। तो इसमें प्रक्रिया वही रहेगी और अंतिम निर्णय कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व करेगा और हरियाणा को आगे लेके जाने के लिए अपने विवेक से सही फैसला लिया जाएगा। तो चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं कि हरियाणा के चुनावी नतीजों से पहले जो एग्जिट पोल के नंबर्स आए हैं वो क्या कह रहे हैं। तो एग्जिट पोल में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। लगभग सभी एग्जिट पोल में कांग्रेस बहुमत से सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है। ध्रुव रिसर्च के एग्जिट पोल में कांग्रेस को 50 से 64 सीटें मिल रही हैं, जबकि रिपब्लिक भारत मैट्रिक्स एग्जिट पोल में कांग्रेस को 55 से 62 सीटें मिल रही हैं। रिपब्लिक टीवी और पी मार्क एग्जिट पोल के मुताबिक कांग्रेस को 51 से 61 सीटें मिल रही हैं। इंडिया टुडे सी वोटर्स और पीपुल्स पल्स एग्जिट पोल में भी कांग्रेस बहुमत के पार जाती हुई दिखाई दे रही है। एग्जिट पोल्स में बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ रहा है, इस तरह के नंबर सामने आए हैं, जबकि जेजेपी की हालत भी खराब दिखाई दे रही है। तो चलिए एक बार फिर से जुड़ते हैं पल्लवी घोष से और जानते हैं कि हरियाणा में किस तरह से राजनीतिक समीकरण दिखाई दे रहे हैं। तो पल्लवी जी बताएं, एग्जिट पोल में कांग्रेस को बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो कांग्रेस में क्या हलचल चल रही है इस फिलहाल? देखिए, हरियाणा को लेके एग्जिट पोल्स के बाद कांग्रेस में उम्मीद है कि 60+ उनको मिलेगा, यानी कि उनको किसी की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, बड़ा कंफर्टेबल मार्जिन है और ऐसे में वो सरकार बना सकते हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि कांग्रेस की दिक्कत तब शुरू होगी अगर वो वहाँ से जीतती है, क्योंकि कौन बनेगा मुख्यमंत्री ये सबसे बड़ा सवाल होगा। अगर आप सबसे ज़्यादा उम्मीदवार का देखें, भूपेंद्र हुड्डा के पास कम से कम 80% जो भी कांग्रेस के नेता हैं वो सब भूपेंद्र हुड्डा के खेमे के हैं। और ऐसे में ये माना जाता है कि आया राम गया राम का एक कल्चर है हरियाणा में, और शायद भूपेंद्र हुड्डा ही है जो, क्योंकि सीनियरिटी है, क्योंकि उनका तजुर्बा है, वो पार्टी को साथ रख सकती है और इसी तरह का कोई अगर प्रेशर टैक्टिक हो उसका वो सामना या टक्कर दे सकते हैं। लेकिन 20% दलित वोट भी है हरियाणा में, उसको हम भूल नहीं सकते। इसलिए जैसे कुमारी शैलजा ने खुद कहा है कि मुझे कोई इग्नोर नहीं कर सकता। तो अगर वो मुख्यमंत्री नहीं बनती है तो क्या वो उप मुख्यमंत्री बनना चाहेंगी दिल्ली छोड़ के, या वो चाहेंगे कि पोर्टफोलियो ज़्यादा से ज़्यादा उन्हीं के खेमे के लोगों को मिले। लेकिन साथ ही साथ ये भी है कि अशोक तंवर भी हैं, उनको हाल ही में कांग्रेस पार्टी में शामिल किया गया था। क्या डील था, क्या डिसाइड किया गया था, ये भी बहुत बड़ी बात होगी। रणदीप सुरजेवाला तो चाहेंगे कि मेरा बेटा जो कैथल से लड़ा है पहली बार, अगर वो जीतते हैं तो उनको भी मंत्री बनाया जाए, क्योंकि अभी तक उन्होंने कैथल छोड़ के कहीं और उन्होंने चुनाव प्रचार बिल्कुल ही नहीं किया। तो जैसे कि मैंने कहा है कि हालांकि इस समय भूपेंद्र हुड्डा, कुमारी शैलजा सब लोग यही कह रहे हैं कि आला कमान डिसाइड करेगी, लेकिन किसके पास सबसे ज़्यादा MLAs है, जिनको सबसे ज़्यादा MLAs का समर्थन मिल सकता है, वही एक यार्डस्टिक होगा जिस पे ये डिसाइड किया जाएगा कि अगला मुख्यमंत्री कांग्रेस से कौन बनेगा अगर कांग्रेस जीतती है हरियाणा में।
शुक्रिया पल्लवी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और हरियाणा के राजनीतिक समीकरण पर दर्शकों को विस्तार से जानकारी देने के लिए। चलिए अब बात करते हैं आज के आवाज अड्डा के टॉपिक के बारे में। हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के नतीजे कल आएंगे। इससे पहले एग्जिट पोल में क्या बन रही है तस्वीर और दोनों राज्यों में कौन मारेगा बाजी, आज चुनाव अड्डा में इस पर ही होगी बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। चलिए अब जानते हैं बाजार का हाल। आज भी बाजार में बिकवाली का दबाव जारी रहा। बाजार लगातार छठे दिन गिरावट पर बंद हुआ। सेंसेक्स 638 पॉइंट गिरा तो निफ्टी 219 पॉइंट फिसलकर बंद हुआ। आईटी को छोड़कर बीएसई के सभी सेक्टर इंडेक्स फिसले तो मिड कैप स्मॉल कैप शेयर्स में भारी गिरावट देखने को मिली। हालांकि आईटी इंडेक्स हल्की बढ़त के साथ बंद हुए। तो डिटेल्स लेते हैं कंचन नौटियाल से। तो कंचन, बाजार में बिकवाली हावी रही, किन सेक्टर्स और शेयर्स में ज्यादा मार दिखाई दी और क्या कुछ कहीं तेजी भी थी? जी, अगर हम देखें आज बाजार का हाल तो जो बियर्स का भार है हमें बाजार में कहीं ना कहीं देखने को मिला है, लेकिन कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पे हमें एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं निफ्टी 50 के स्टॉक्स के साथ। अगर हम बात करें ट्रेंड की, एमएनएम की, भारतीय एयरटेल की और आईटीसी की, इसमें हमें करीबन 1 से 1.5% की आज तेजी देखने को मिली है। द सेम टाइम अगर लूजिंग स्ट्रीट में हम देखें तो अडानी पोर्ट्स, बीएल, अडानी एंटरप्राइजेज और कोल इंडिया आज के टॉप लूजर रहे हैं। लेकिन मिड कैप 100 की तरफ नजर डालते हैं, उसमें अगर हम गेनिंग साइड में देखें तो टोरेंट पावर, सुप्रीम इंडस्ट्रीज, परसिस्टेंट सिस्टम और साथ ही साथ एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में आज हमें करीबन 1 से 2% का अपसाइड देखने को मिला है। और लूजिंग साइड में आरवीएनएल, वोडाफोन आइडिया, फैक्ट और हुडको आज एक बड़ी गिरावट के साथ बंद हुए हैं। तो चलिए इस बीच आपको बता दें, अगले 12 से 18 महीने पैसा बनाना मुश्किल होगा, ये कहना है इकीगई एसेट मैनेजर के फाउंडर एंड सीईओ पंकज टिब्रेवाल का। सीएनबीसी आवाज के साथ खास बातचीत में पंकज टिब्रेवाल ने यह भी कहा कि भारत की इकॉनमी में सुस्ती के संकेत मिल रहे हैं। हमारा मानना है कि 12 से 18 महीने नेक्स्ट पैसा बनाना थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा। और जो बेस्ट फेज था रहा लास्ट 3 साल का, जहां पर आप किसी भी स्टॉक पर हाथ रखो उन्होंने आपको पैसा बनाया, आई थिंक वो क्लियरली डिफिकल्ट होता जा रहा है। पहला अगर हम डेटा पॉइंट देखें तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को आप देखिए, फर्स्ट 5 मंथ्स में जो केपेक्स एक्सपेंडिचर है, जो हम बजट में 11 लाख करोड़ अनुमान किए थे, वो ऑलमोस्ट 20% से डाउन है। उसके कारण कई सेक्टर्स में स्लो डाउन दिख रहा है। अगर हम मेटल की बात करें तो लास्ट 5 दिन 10 दिन को हटा दें तो मेटल में आप देख रहे हैं सबसे जोर गिरावट हुई है। आप सीमेंट के प्राइसेस को देख लीजिए, ऑटोमोबाइल सेल्स को देख लीजिए, सब जगह स्लो डाउन के संकेत दिख रहे हैं। तो अर्निंग्स ग्रोथ जो है वो पहली तिमाही में खाली 5-6% था और हमारा अनुमान है दूसरी तिमाही में भी लो सिंगल डिजिट नंबर पर रहेगा। सो 11 से 13% का पूरा साल का जो अनुमान है उसका पूरा वेटेज सेकेंड हाफ की तरफ शिफ्ट हो रहा है। सेकेंड, हम देख रहे हैं कि एक स्टाइल शिफ्ट चेंज स्टार्ट हो गई है इलेक्शन के बाद। तो लास्ट 3 साल मोमेंटम, वैल्यू, बीटा सबने आपको परफॉर्मेंस देके दिया, लेकिन लास्ट 4 महीने से हम देख रहे हैं लो वॉलेटिलिटी, क्वालिटी और ग्रोथ, ये 3-4 फैक्टर्स वापस आ रहे हैं 3 साल के बाद। तो अपने पोर्टफोलियोज को उसी तरह अलाइन करने की जरूरत हो रही है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मालदीव और भारत के बीच रिश्ते अब पटरी पर लौटते हुए दिखाई दे रहे हैं। मालदीव के राष्ट्रपति बनने के बाद मोहम्मद मुइज़ू पहली बार नई दिल्ली के दौरे पर आए। भारत ने मालदीव के साथ 3000 करोड़ रुपए का करेंसी स्वैप समझौता किया। अब रुपे कार्ड मालदीव में भी चलेगा। पीएम मोदी और मुइज़ू ने वीडियो लिंक के जरिए मालदीव में हनीमाधु अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की हवाई पट्टी का उद्घाटन भी किया। राष्ट्रपति मुइज़ू का स्वागत राष्ट्रपति भवन में भी किया गया। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी भी उनके साथ मौजूद रहे। इसके अलावा मुइज़ू ने बापू की समाधि राजघाट पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। ऐतिहासिक विरासत के लिए मशहूर बिहार अब देश दुनिया के निवेशकों को बुला रहा है। राज्य सरकार तमाम बड़े शहरों में निवेशकों के लिए रोड शो कर रही है। कोलकाता और मुंबई के बाद दिल्ली में भी ऐसे रोड शो का आयोजन किया गया।
बिहार सिर्फ विरासत की झलक के लिए नहीं बल्कि मुनाफे के लिए भी आए। बेहतर कनेक्टिविटी, उद्योग के लिए हाल की नीतियां और श्रम शक्ति, ये सभी बिहार को निवेश के लिए एक सुनहरा अवसर बना रहे हैं। दिल्ली में बिहार बिजनेस कनेक्ट कार्यक्रम में केंद्र और राज्य दोनों ने निवेशकों को बिहार के छिपे मौके को पहचानने को कहा। बिहार 2005 के बाद एक बदला हुआ बिहार है। नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार। जहां 2005 के पहले 700 मेगावाट केवल बिजली लोगों को मिलता था, अंधेरे में रहते थे, आज 7000 मेगावाट बिजली जा रहा। बिजली की कोई कमी नहीं है, पानी की कमी नहीं है, नीतियों की कमी नहीं है। इसीलिए आज इन्वेस्टर बिहार जा रहे हैं और मेरे सेक्टर में खास करके टेक्सटाइल हब वहां बन रहा है। हम लोगों ने जो अपनी प्रस्तुति की है उसमें जो 50,000 करोड़ के आसपास के जो निवेश आए थे और लगभग 278 MOUs हुए थे, उसमें अधिकांश का एग्जीक्यूशन हम लोगों ने प्रारंभ भी कर दिया। और बिहार में एक अवधारणा ये भी बनी थी कि बड़े नाम नहीं आ रहे हैं, बड़े निवेश नहीं आ रहे हैं। अब हमारे यहाँ 1000 करोड़ से भी अधिक निवेश आने लगे। बिहार बिजनेस कनेक्ट ग्लोबल समिट 2024 की तैयारी कर रहा है। राज्य ने कपड़ा, फूड प्रोसेसिंग, IT, लॉजिस्टिक्स और मैन्युफैक्चरिंग में आकर्षक पॉलिसी बनाई है। साथ ही निर्यात प्रोत्साहन नीति, स्टार्टअप्स के लिए सीड फंड और इंटरेस्ट फ्री लोन जैसी नीतियां हैं। 75 इंडस्ट्रियल एरिया में करीब 3000 एकड़ का लैंड बैंक है। इसके अलावा राज्य इंटरेस्ट सबवेंशन, 80% SGST रीइंबर्समेंट, बिजली स्टाम्प ड्यूटी में छूट और रोजगार पैदा करने जैसी खास सब्सिडी भी दे रहा है। हम लोग कैपिटल इंसेंटिव देते हैं, SGST का देते हैं, लैंड जमीन का देते हैं, तो वो फैसिलिटेशन बहुत है। लेकिन जो हमारा एक कमिटमेंट है, जो हम लोगों को इन्वेस्टर्स को लाते हैं और उसको पूरा हैंड होल्डिंग करते हैं फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, और जिस तरह से हम लोग उनको सपोर्ट देते हैं और जिस तरह से एक इन्वेस्टर एक लगा रहे हैं और 2-3 आ रहे हैं, तो इसी का नतीजा है कि पूरा हम लोग उनको हर तरह की फैसिलिटीज देते हैं। बिहार बिजनेस कनेक्ट में 100 से ज्यादा प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। निवेशकों ने सिंगल विंडो सुविधा और भूमि आवंटन जैसे मुद्दों को लेकर अपने सवाल पूछे। बिहार के पास नेपाल और भूटान से करीब होने की वजह से करीब 40 करोड़ लोगों का बाजार पहुंच में है। राज्य की करीब 53% जनसंख्या 35 साल से कम उम्र की है, जिससे यहाँ स्किल्ड मैन पावर भरपूर है। रोहन सिंह, दिल्ली। तो चलिए, मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको बताते हैं आज के कंज्यूमर अड्डा के टॉपिक के बारे में। ICMR की ताजा स्टडी में पता चला है कि डायबिटीज के पीछे एक बड़ा कारण है खास कंपाउंड AGE वाला खाना। क्या होता है AGE, जानने के लिए जरूर देखिए आज का कंज्यूमर अड्डा शाम 5:57 पर। डायबिटीज कंट्रोल, खान पान का रोल।